आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे होटल के बारे में है, जहाँ वक्त खुद भी एक कैदी बन चुका था। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी है, जो लाहौर के एक रिसर्च स्कॉलर हैं। उनका नाम है अजलान मुस्तफ़ा। वो कहते हैं कि इस कहानी के कुछ वाक़यात को मैंने खुद अपनी आंखों से परखा है। अजलान मुस्तफ़ा का ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन वो अपनी रिसर्च के सिलसिले में अक्सर मुल्तान के पुराने और ऐतिहासिक इलाकों का दौरा करते रहते हैं। ये कहानी भी मुल्तान के एक पुराने लेकिन आलीशान होटल अल हयात रेजिडेंसी की है, जो अपनी भव्यता के बावजूद शहर के एक शांत और लगभग वीरान हिस्से में मौजूद था। अजलान साहब को वहां एक हफ्ते के लिए रुकना था, क्योंकि उन्हें पास की एक पुरानी हवेली पर शोध करना था। पहला दिन, अनजान कमरा। होटल अल हयात रेजिडेंसी बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उतना ही खामोश। लॉबी में महज एक दो लोग ही नजर आ रहे थे। अजलान साहब ने काउंटर पर अपनी बुकिंग बताई। रिसेप्शन पर बैठा नौजवान बेहद शिष्ट और चौकस था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, आपकी बुकिंग रूम नंबर 209 में है। ये कॉर्नर का कमरा है। वहां से सामने का पूरा मंजर नजर आता है। बहुत ही शांत और बेहतरीन कमरा है। अजलान साहब ने चाबी ली। वेटर उनका सामान लेकर ऊपर पहुंचाने लगा। कमरा 209 होटल के दूसरे माले के बिल्कुल कोने में था। जैसे ही अजलान साहब ने दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी पुरानी बंद हवा का एहसास हुआ। कमरे में फर्नीचर आलीशान और पुराना था। पर्दों पर मोटी सुनहरी कढ़ाई थी। वेटर ने सामान रखा और बाहर जाने लगा। अजलान साहब ने उससे पूछा, भाई, ये कमरा इतना पुराना क्यों लगता है? क्या यहाँ पहले कोई और नहीं रुका था? वेटर के चेहरे पर एक पल को अजीब सा खौफ आया। उसने नजरें झुकाकर कहा, "अम, जी सर, ये कमरा बस यूं समझ लीजिए कि ये वक्त से परे है। कुछ लोग इस कमरे को पसंद नहीं करते।" वक्त से परे? अजलान साहब को यह जवाब कुछ अटपटा लगा, लेकिन वेटर ने और कोई बात नहीं की और जल्दी से चला गया। अजलान साहब ने चाय मंगवाई, थोड़ा सामान व्यवस्थित किया और अपनी रिसर्च की किताबों में मशगूल हो गए। वो रात को 11 बजे तक पढ़ते रहे। थकान महसूस हुई तो दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और सोने की तैयारी की। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटे और आंखें बंद की, उन्हें लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उन्होंने आंखें खोली। कमरा खामोश था। फिर उन्हें अपने तकिए के पास से एक धीमी रुकी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खुद से ही बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा हो। वो उठ के बैठ गए। आवाज एकदम से बंद हो गई। उन्होंने कमरे की हर चीज को गौर से देखा। फिर उनकी नजर बिस्तर के ठीक सामने दीवार पर टंगी एक बहुत पुरानी धुंधली पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें एक सूट पहने हुए आदमी खड़ा था। उसकी आंखें धुंधली थीं, जैसे वो कमरे के अंधेरे में कहीं छिप गया हो। अजलान साहब ने सोचा, शायद नींद की वजह से वो वहम कर रहे हैं। उन्होंने पानी पिया और फिर से लेटने की कोशिश की। तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था। इस बार आवाज साफ थी, मुझे वापस जाना है, बहुत देर हो गई। ये नौजवान मर्द की आवाज थी, जो बेचैनी और उदासी से भरी थी। अजलान साहब इस बार डर से कांप गए। उन्होंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में देखा। आवाज उस पुरानी पेंटिंग की तरफ से आ रही थी। टॉर्च की तेज रोशनी पड़ते ही पेंटिंग में मौजूद आदमी का चेहरा कुछ पल के लिए साफ हो गया और अजलान साहब ने महसूस किया कि उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन आवाज उसी की तरफ से आ रही थी। घबराकर अजलान साहब ने टॉर्च बंद कर दी और चादर ओढ़कर बैठ गए। दिल की धड़कन तेज थी। अगली सुबह तक उन्होंने जागते रहने का फैसला किया। दूसरा दिन, पेंटिंग का राज। अगले दिन सुबह होते ही अजलान साहब सीधे रिसेप्शन पर गए। उन्होंने बड़ी खामोशी से रिसेप्शनिस्ट से पूछा, भाई, रूम नंबर 209 में जो पेंटिंग है, वो किसकी है और ये कमरा हमेशा खाली क्यों रहता है? रिसेप्शनिस्ट ने इधर उधर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, सर, ये एक पुरानी कहानी है। वो पेंटिंग असल में मिस्टर जमाल अहमद की है। वो इस होटल के पहले मैनेजर थे, 1940 के दशक में। उनकी एक हफ्ते पहले ही इस कमरे में मौत हुई थी। लेकिन वो तो 1940 की बात है, अजलान साहब ने कहा। रिसेप्शनिस्ट बोला, जी सर, वो बड़े शख्स थे। उन्होंने अपनी मौत से पहले अपने दोस्तों से कहा था कि वो कहीं दूर सफर पर जा रहे हैं और जब तक वो वापस नहीं आते, तब तक उनकी ये पेंटिंग इसी कमरे में टंगी रहेगी और कमरा किसी को ना दिया जाए।
लेकिन होटल के मालिकों ने उनकी बात नहीं मानी और कुछ ही हफ्तों बाद वो कमरा दूसरे गेस्ट को दे दिया गया। और उसके बाद जो भी उस कमरे में रुका, रात को उसे वही धीमी आवाज सुनाई देती थी, मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। जो भी गेस्ट रुका, अगली सुबह वो या तो डरा हुआ कमरा छोड़ देता या फिर उसकी लाश मिलती। कोई नहीं जानता था कि मौत कैसे हुई, न कोई जख्म न कोई निशान। बस गेस्ट डर से मर जाते थे, जैसे किसी ने उनका वक्त छीन लिया हो। तकरीबन 10 साल पहले पुलिस ने इस कमरे को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया था, लेकिन होटल के एक पुराने वेटर जो रूहानियत के जानकार थे, उन्होंने कहा कि यह कमरा बंद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कुछ अमल किए और कहा कि अब कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन पेंटिंग यहीं रहेगी। तभी से गेस्ट वहां रुकते हैं, लेकिन ये वाकयात अभी भी कभी कभार होते हैं। इसीलिए हम ये कमरा ज्यादातर खाली ही रखते हैं। लेकिन आपकी बुकिंग पहले से थी। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी बात खत्म की और कांपने लगा। अजलान साहब को अब समझ आया कि यह कमरा वक्त से परे क्यों है। मिस्टर जमाल अहमद की आत्मा अपनी जगह वापस जाने के लिए भटक रही थी। तीसरा दिन, वापस जाना। अजलान साहब को अब अपनी रिसर्च के अलावा एक और मिशन मिल गया था। वो जानते थे कि मिस्टर जमाल अहमद कोई बुरी रूह नहीं है, वो बस फंसे हुए हैं। उन्होंने रात को फिर से उसी कमरे में रहने का फैसला किया। उन्होंने चाय और बिस्किट मंगवाए और कमरे के बीचों बीच बैठकर पेंटिंग की तरफ देखते हुए अपनी किताबों में से कुछ रूहानी अमल की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। तकरीबन 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अजलान साहब चौंक गए। उन्होंने घड़ी देखी, इस वक्त कोई नहीं आ सकता था। उन्होंने पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, टक टक। अजलान साहब खड़े हुए और दरवाजे के पास जाकर देखा, दरवाजा बंद था। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर खाली था। वो वापस मुड़े तो देखा, पेंटिंग के नीचे फर्श पर रेत के कुछ कण बिखरे हुए थे, जैसे कोई अभी अभी धूल भरी जगह से अंदर आया हो। और फिर पेंटिंग से आवाज आई, सफर बहुत मुश्किल था, मुझे वापस जाना है, प्लीज मुझे वापस भेजो। अजलान साहब समझ गए कि मिस्टर जमाल की आत्मा सफर पर गई थी, लेकिन वो वापस वक्त में नहीं जा पाई। वो भूत बनकर इस जगह और इस पेंटिंग में कैद हो गई है। उन्होंने पेंटिंग की तरफ देखा और कहा, जनाब जमाल अहमद साहब, मैं जानता हूं कि आप अपनी जगह वापस जाना चाहते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये जानना होगा कि आप कहाँ गए थे, कौन सी जगह से आप वापस आना चाहते हैं। कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई। फिर पेंटिंग से आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज नहीं थी, बल्कि एक हवा का झोंका था जिसने उनके माथे पर पड़ी धूल को झाड़ दिया। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें इशारा कर रहा है। उस हवा के झोंके में मिट्टी और समंदर की बू थी। अजलान साहब ने पूछा, क्या आप समंदर पार सफर पर थे? क्या आप किसी रेगिस्तानी इलाके में गए थे? अचानक कमरे की बिजली झटके से चली गई। अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में पेंटिंग की जगह से एक तेज रोशनी निकली, जो कुछ ही देर में जाहिर हुई। अजलान साहब ने देखा कि वो रोशनी एक पुरानी सुनहरे रंग की घड़ी थी जो हवा में झूल रही थी। वो घड़ी लगभग 1940 के जमाने की थी और उस घड़ी के अंदर कांटों की जगह उन्हें 3 अंक नजर आए, 11:05, 3:12:42। उन्होंने तेजी से टॉर्च जलाई। घड़ी तुरंत गायब हो गई। पेंटिंग पर फिर से अंधेरा था। अजलान साहब ने यह तारीख और वक्त तुरंत अपनी डायरी में नोट किया। 3 दिसंबर 1942, रात 11:05। ये शायद वो वक्त था जब मिस्टर जमाल अहमद ने कमरा छोड़ा था या उनकी मौत हुई थी। आखिरी रात, वक्त का सफर। अगले दिन अजलान साहब ने 3 दिसंबर 1942 के बारे में रिसर्च की। वो हैरान रह गए। उस दिन एक मालवाहक जहाज मुल्तान से कराची जा रहा था, जो बलूचिस्तान के तटीय इलाके से गायब हो गया था। उस पर एक कीमती प्राचीन घड़ी थी जिसे मिस्टर जमाल अहमद खुद मुल्तान लेकर आए थे और उसे वापस समंदर के रास्ते कराची भेज रहे थे। मिस्टर जमाल अहमद रूहानियत और प्राचीन वस्तुओं ने यकीन रखते थे। वो सफर पर नहीं गए थे, बल्कि उस घड़ी को सुरक्षित उसकी जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन घड़ी जहाज समेत गायब हो गई और मिस्टर जमाल अहमद की आत्मा यहीं फंस गई, शायद उस घड़ी के साथ। वो उस घड़ी को वापस वक्त में ले जाना चाहते थे ताकि वो दुर्घटना ना हो। अजलान साहब ने फैसला किया, वो अपने अमल के जोर पर मिस्टर जमाल की आत्मा को उनके वक्त में भेजेंगे। रात को फिर अजलान साहब ने कमरे में बैठकर अज़ाइन पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक हल्का दिया जलाया
और पेंटिंग के ठीक सामने बैठ गए। रात के 11 बजते ही कमरा फिर से ठंडा पड़ गया। पेंटिंग से तेज आवाज आई, कौन हो तुम? तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अजलान साहब ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर वापस भेज रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम इस घड़ी को 1942 में वापस उसकी जगह पर भेजना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसी पल पेंटिंग में मौजूद मिस्टर जमाल अहमद की आंखें खुल गईं। वो आंखें बहुत उदास लेकिन उम्मीद से भरी थीं। अजलान साहब ने अपने हाथ में एक छोटी सी चांदी की अंगूठी ली। ये उनकी दादी की निशानी थी। उन्होंने आंखें बंद की और वो आयतें पढ़नी शुरू कर दीं जो किसी भी भटकी हुई रूह को मुक्ति दिलाती हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी आयतें पूरी की, कमरा तेजी से गर्म होने लगा। पेंटिंग में मिस्टर जमाल अहमद का चेहरा पीला पड़ने लगा। अजलान साहब ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम अब आज़ाद हो मिस्टर जमाल अहमद। अपनी जगह पर वापस जाओ। उन्होंने अपनी चांदी की अंगूठी पेंटिंग पर जोर से फेंक दी। जैसे ही अंगूठी पेंटिंग के कैनवस से टकराई, एक तेज रोशनी हुई और पूरा कमरा एक भूकंप की तरह हिलने लगा। कमरे का सारा फर्नीचर एक तरफ खिसक गया। अजलान साहब ने देखा कि पेंटिंग से रेत और समंदर का पानी बाहर निकल रहा है। और फिर उस भयानक मंजर के बीचों बीच मिस्टर जमाल अहमद की सूट बूट वाली शख्सियत पेंटिंग से बाहर निकलकर हवा में खड़ी हो गई। वो सीधे अजलान साहब की तरफ देखने लगे। मिस्टर जमाल अहमद ने उम्मीद और राहत भरी मुस्कान से उन्हें देखा और कहा, शुक्रिया मुसाफिर, तुमने मुझे वक्त के कैद से आज़ाद कर दिया। और फिर वो हवा में ही पीछे की तरफ तेजी से गायब होने लगे। जैसे ही मिस्टर जमाल अहमद की शख्सियत गायब हुई, कमरा फिर से शांत हो गया। अंजाम। अगली सुबह अजलान साहब होटल से चेकआउट करने के लिए नीचे पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट को देखकर वो मुस्कुराए। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, सर आपकी रात कैसी गुजरी? अजलान साहब ने कहा, मेरी रात बहुत अच्छी गुजरी। कमरा 209 अब वक्त के कैद से आज़ाद हो चुका है। वो मुस्कुराए और जाने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोकने के लिए आवाज़ दी, सर आप अपना सामान तो भूल गए? अजलान साहब मुड़े और देखा कि काउंटर पर उनके नाम के साथ एक पुरानी सुनहरी रंग की घड़ी रखी थी जो टूटी हुई थी। ये वही घड़ी थी जो उन्होंने पिछली रात देखी थी। वो समझ गए, मिस्टर जमाल अहमद की आत्मा तो वापस चली गई थी, लेकिन उस वक्त की निशानी को वो यहीं छोड़ गए थे। अजलान साहब ने उस घड़ी को उठा लिया। उसके डायल पर अब सिर्फ एक तारीख थी, आज की तारीख। आज भी मुल्तान के उस होटल में कमरा नंबर 209 मौजूद है और अब वहां कोई भी रूह नहीं भटकती। लेकिन जो भी उस कमरे में जाता है, उसे कभी कभी रेत और समंदर की बू महसूस होती है। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग में मिस्टर जमाल अहमद के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कान देखी है। बाकी की कहानियां लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।